तो आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं जिससे कि आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट हो सके। जय हिंद, जय शर्मा, हेलो रेखा शुक्ला, गुड इवनिंग अवेश कुरैशी, मेरा गला ठीक है। जय हिंद रोशनी, हेलो वर्षा। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी लोग भी इस क्लास को देख सकें। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे बाकी लोग भी जुड़ सकें और आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग उसको जो है देख सकें। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है, प्रॉपर आवाज़ आ रही है जिससे कि ये टॉपिक स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो तुर्क इन्वेशन पर आधारित है। कल अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक टॉपिक करवाया था और उस टॉपिक का नाम था भारत पर अरबों का आक्रमण। और आज हम लोग किस टॉपिक को कवर करेंगे? आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो कल मैंने आपको भारत पर अरबों के आक्रमण का कारण, उसका प्रभाव और मोहम्मद बिन कासिम का किस तरीके से अभियान भारत पर रहा, वो सारी घटनाएं आपको कल बताई थी। तो आप सभी लोग तैयार हैं आज के टॉपिक को कवर करने के लिए जिसका नाम है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो अरब आक्रमण के बाद भारत पर तुर्की आक्रमण होता है और किस तरीके से घटनाओं में बदलाव होता है, बस इसी की चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। गुड इवनिंग निकिता। चलिए, तो मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड में समझाता हूँ और आपको टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। कल की क्लास आप लोगों को प्रॉपर समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। देखिए, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तुर्की आक्रमण, देखिए भारत में सबसे पहले जिन मुस्लिम ने आक्रमण किया था वो थे अरबी मुस्लिम, और अभी हम लोग बात करने वाले तुर्की मुस्लिमों के, या बात करें तुर्की आक्रमण के बारे में। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें ये आता है कि आखिर ये तुर्क लोग थे कौन। ठीक है, तो पहला देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कोई तुर्क की डेफिनेशन सुने कि तुर्क कौन थे, तो आपको इसकी डेफिनेशन में याद रखना है कि तुर्क जो थे वो चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रहने वाली, चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रहने वाली एक असभ्य और बर्बर जाति थी। चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रहने वाली, सीमा पर निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जाति थी। निवास करने वाली असभ्य बर्बर जाति थी, असभ्य और बर्बर जाति थी। ये आपको इसकी डेफिनेशन याद रखना है कि तुर्क कौन थे। तो तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रहने वाली असभ्य एवं तुर्की असभ्य एवं बर्बर जाति थी। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, ये तुर्क थे कौन। ठीक है, अभी सवाल ये बड़ा गंभीर है कि आखिर तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किस तरीके से किया, किसने तुर्की आक्रमण का नेतृत्व किया, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अरब आक्रमण हो चुका था, अगर आपको याद हो भारत पर अरबों ने आक्रमण कर दिया था, और अरबी आक्रमण जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था सफल, तो कल मैंने आपको उसकी पूरी कहानी सुनाई थी कि भारत में अरबी आक्रमण जो है वो सिंध पर हुआ था और सिंध राज्य को अरबों ने जीत लिया था। लेकिन सिंध राज्य को जीतने के बाद अरबों ने भारत के बाकी के हिस्सों को जीतने का प्रयास किया, परंतु वो उसमें सफल नहीं रहे। तो अरबों का जो प्रभाव है वो केवल कहाँ तक सिमट कर रह गया था? सिंध तक सिमट कर रह गया था। अब सिंध पर अरबों का प्रभाव जो बना रहा वो बना रहा, और उसके बाद भारत में तुर्कों ने आक्रमण किया। तो तुर्की आक्रमण का नेतृत्व किस तरीके से होता है और कौन करता है, इसमें हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम आप देख लीजिए। इस व्यक्ति का नाम है अलप्तगीन। ये अलप्तगीन पहला ऐसा तुर्क सरदार है जिसके द्वारा जो है एक तुर्की राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये कौन था? यह एक तुर्क सरदार था। आप इसके बारे में लिखेंगे कौन था? यह एक तुर्क सरदार था, यह एक तुर्क सरदार था। इसने गजनी में, कहाँ पर? गजनी में, गजनी में इसने एक राज्य की स्थापना की थी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके द्वारा जो है गजनी में तुर्की राज्य की स्थापना की गई। और गजनी में जो तुर्की राज्य इसके द्वारा स्थापित किया गया था वही एक्चुअली में गजनी वंश कहलाता है। तो तुर्की में
गजनी में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो पहला जो तुर्की राज्य का जो संस्थापक जो सरदार मिलता है उसका नाम था अलप्तगीन, अर्थात अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार के द्वारा ही सबसे पहले एक तुर्की राज्य की स्थापना की गई और उसके तुर्की राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम था गजनी, अर्थात उसने किसको राजधानी बनाया? तो गजनी को उसने कैपिटल बनाया था अपनी। तो ये गजनी में अलप्तगीन के द्वारा सबसे पहले एक राज्य की स्थापना की गई। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ये समझ में आया? कोई आपका डाउट तो नहीं इसमें? प्लीज़ बताइए। यानी तुर्क लोग कौन थे, पहली चीज़ उनकी डेफिनेशन याद रखनी है। और पहला जो तुर्क शासक था या तुर्क सरदार था उसका नाम था अलप्तगीन, जिसने गजनी में एक तुर्की राज्य की नींव डाली थी, तुर्की राज्य को स्टैब्लिश किया था। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, इसके आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, यानी तुर्की राज्य का संस्थापक अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? अलप्तगीन। लेकिन भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी अभी आपसे पूछा जाए, कोई प्रश्न आए कि सर्वप्रथम तुर्की राज्य की नींव किसने रखी थी, तो अलप्तगीन। लेकिन भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो मोहम्मद गौरी रहेगा, वो एक सेपरेट क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, इसके बाद आप लोगों को जो अगली चीज देखनी है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये रहा आपका गजनी में तुर्की राज्य, ये गजनी वंश है। एक सेकेंड, स्पेशल क्लास में और इसमें एक डिफरेंस होता है। स्पेशल क्लास में काफ़ी जल्दी जो है चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये एक राज्य है और इस राज्य का नाम है तुर्की राज्य, ठीक है। और तुर्की राज्य का संस्थापक आपको समझ में आ गया कौन है? तो तुर्की राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था अलप्तगीन। मेरे ख्याल से ये सभी को समझ में आ गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई परेशानी आपको कि अलप्तगीन के द्वारा तुर्की राज्य की स्थापना की गई और इस अलप्तगीन के जो राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम हमने रख दिया क्या? गजनी। तो इसमें दो चीज़ें याद रखना, इसका जो रूलिंग टाइम है वो लगभग आपका 633 से लेकर 663 तक हमको लगभग मिलेगा। 633 से 63 तक इसने शासन किया था और इसके जो राज्य की राजधानी थी वो गजनी थी। क्या थी? गजनी। तो इसने गजनी में गजनी वंश की स्थापना की थी, आप इसको भी याद रखिएगा। तो गजनी में गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। गजनी में गजनी वंश की स्थापना की, गजनी इसकी जो है कैपिटल थी। अब क्या होता है कि अलप्तगीन के बाद कुछ और तुर्क शासक होते हैं, उन शासकों के बारे में आपको नहीं पढ़ना। जैसे कि एक इशहाक हुआ था, एक वलक्तगीन हुआ था और एक हुआ था प्रीतगीन। तो यहाँ पर अगर नाम लिखना है तो हम केवल ऐसे ही लिख सकते हैं, वलक्तगीन है, वलक्तगीन के बाद एक प्रीतगीन है। तो कुछ इस तरह के शासक जो हैं इसके बाद होते हैं और इन्होंने जो है कुछ समय तक शासन किया, परंतु यह ज़्यादा योग्य शासक नहीं थे और इनका कोई खास उपलब्धि हमको देखने को नहीं मिलती। तो आप नाम लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनके बाद यानी एक और था इसहाक, ठीक है। तो इनके बाद एक शासक इस डायनेस्टी में होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस शासक का नाम होता है सुबुक्तगीन। क्या नाम होता है? सुबुक्तगीन। यहीं से आपकी जो स्टोरी मेन है वो प्रारंभ होती है। तो आपको जो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक का नाम याद रखना है पूरे इस तुर्की राज्य में, आपको एक तो ये याद रखना है क्योंकि इसने जो है राज्य की शुरुआत की है, नाम है अलप्तगीन। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है वो है सुबुक्तगीन। अभी आप जरा सुबुक्तगीन, प्लीज जरा सुबुक्तगीन के बारे में ध्यान से सुनिएगा। सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन कौन था? सो सबसे पहले आपको एक चार्ट में ऐसे ये बना लेना, ये एक्चुअली में अलप्तगीन का गुलाम और दामाद था। यानी जो अलप्तगीन नाम का शासक था उसका ये गुलाम भी था प्लस इसका ये दामाद था। देखिए, तुर्क लोगों में एक विशेषता थी कि तुर्क लोग जो है अपने गुलामों पर अत्यधिक भरोसा रखते थे और उनको अपना दामाद बनाते थे। ये ज़्यादातर तुर्कों में आपको एक परंपरा मिलेगी कि तुर्क जो शासक होते थे वो अपने पुत्रों से ज़्यादा अपने गुलामों पर भरोसा रखते थे। तो अलप्तगीन का पुत्र नहीं था, अलप्तगीन का भाई नहीं था, अलप्तगीन का गुलाम और दामाद था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन जो है वो क्या करता है, ये लगभग 966 के करीब ये गद्दी पर बैठता है और इसने 66 नहीं, सॉरी, आप यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। ये 977 में गद्दी पर बैठता है और 900 यहाँ तक जो है इसने शासन किया था 997 तक। बस इसके बाद मैं आपको अगली स्लाइड में समझा रहा हूँ।
पहले आप ये देख लीजिए कि अलप्तगीन और सुबुक्तगीन के बीच में क्या रिश्ता है, कि आपको ये समझ में आ गया। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए कि तुर्की राज्य का संस्थापक अलप्तगीन है और जो सुबुक्तगीन है वो अलप्तगीन का दामाद और गुलाम था। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप लोग एक बार पूछ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी अलप्तगीन और सुबुक्तगीन के बीच में 3 से 4 शासक जो हैं तुर्क शासक थे, जिन्होंने कुछ समय शासन किया, परंतु वो उतने प्रभावशाली नहीं थे, उनका कोई खास योगदान हमको देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कोई अगर आपका प्रश्न है तो प्लीज़ आप लोग एक बार पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? आपका पहला प्रश्न होगा कि सुबुक्तगीन कौन था, तो आप बताएंगे सुबुक्तगीन जो है वो अलप्तगीन का गुलाम और दामाद था। ठीक है, चलिए अब अगले हम लोग इसकी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, देखिए आप देखेंगे सुबुक्तगीन द्वारा गजनी में। अब क्योंकि ये एक अलग डायनेस्टी से बिलोंग करता था, आप एक बात देखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए एक व्यक्ति का, एक परिवार का जो व्यक्ति होता है वही सेम डायनेस्टी में आता है। जैसे मैंने कहा कि अलप्तगीन और अलप्तगीन के बाद जो बलक्तगीन थे, प्रीतगीन थे या इसहाक था, ये सभी एक ही डायनेस्टी के थे और इस डायनेस्टी का नाम था गजनी वंश, क्योंकि ये एक ही वंश के थे। लेकिन जो सुबुक्तगीन है वो सुबुक्तगीन कौन है? ये अलप्तगीन का गुलाम और दामाद था। यानी जो दामाद है वो अलग परिवार से, अलग फैमिली से बिलोंग करता है। तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको कंफ्यूजन दूर रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए गजनी में यामनी वंश की स्थापना किसने की थी, तो गजनी में यामनी वंश का संस्थापक कौन कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा सुबुक्तगीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बारीक तथ्य है, याद रखना। गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन है और यामिनी वंश का संस्थापक सुबुक्तगीन था। क्या ये बात समझ में आ गई? सभी लोगों को ये समझ में आ गया? एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैंने गलत लिख दिया, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, माफ़ी चाहता हूँ। गलती इंसानों से ही होती है, आप लोग इतना भावुक मत होइए। ये 933 ही है, मैंने गलत लिख दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। शायद इसीलिए आप लोग, वो मैंने गलती से लिख दिया, 933 है और 963 है। ठीक है, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। क्या होता है कि कई बार लिखने में गलती हो जाती है, समझ रहे ना। वो 933 से 963 है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। वो हुआ क्या है कि यहाँ पर लिखने को लेकर थोड़ा सा कई बार इशू आ जाता है। इस तरह की चीज़ों को आप एक बार क्लियर कर लिया करो कि सर ये सही लिखा है ना, आप पूछ लिया करो। अरे बेटा इस तरह के सवाल मत करो, ये गलती से लिख गया था, वो 933 से 963 है और ये 977 से 997 है। जब लिखा था तभी आपको टोकना चाहिए था कि सर ये गलत लिख गया है क्या। कई बार इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो क्या ये आपको दोनों में चीज़ें अंतर समझ में आ गया? हाँ बेटा, टाइम पीरियड गलत लिख गया था, उसके लिए मैं बोल तो रहा हूँ कि वो गलती से गलत लिख गया है, वो 633 लिख गया है। 633 तो कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि कल भी मैंने आपको क्लास ली थी और आपको बताया था कि इस्लाम की जो स्थापना है पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी, 632 में तो उनकी मृत्यु हुई थी। अब जब अगर मैं ये गलती कर गया हूँ तो अब क्या हम इसी को पकड़ कर बैठे रहेंगे? गलती से लिख दिया था। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए अब ये समझ में आ गया, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि जो गजनी वंश का संस्थापक है वो कौन है? वो अलप्तगीन है। और सुबुक्तगीन किस वंश का संस्थापक है? वो यामनी वंश का संस्थापक है। कौन था? अभी आपको बताया। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, ये अलप्तगीन का दास एवं दामाद था, यानी गुलाम एवं दामाद था। अलप्तगीन ने इसे अमीर उल उमरा नाम की एक उपाधि भी दी थी, क्योंकि ये काफ़ी योग्य था, तो इसे एक टाइटल दिया गया था अमीर उल उमरा का। तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर आपको टिक लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भारत पर जो आक्रमण करने वाला पहला तुर्क है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध किया था। यानी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो तुर्की मुसलमान था वो कौन था? वो सुबुक्तगीन था। पहला अरबी मुसलमान कौन था जो सफल था? वो मोहम्मद बिन कासिम। और पहला तुर्की कौन था? तो वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन को एक बार देख लीजिए, और सुबुक्तगीन में अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछिए, क्योंकि जब आप ये बता देंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के बारे में समझाता हूँ। तो सुबुक्तगीन से 4 चीज़ें याद रखिएगा, कब शासन किया, कौन था, किसका गुलाम था, किस वंश का संस्थापक है, कौन सी उपाधि मिली थी, और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला
जो है तुर्क आक्रमणकारी था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। यहाँ से प्लीज जरा चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना, अगर कोई गलत वर्ड लिख जाए, इन द सेंस कोई ईयर गलत लिख जाए, देखिए यूट्यूब पर अभी बहुत ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हूँ, अभी कुछ टाइम से पढ़ाना शुरू किया है, तो लिखते समय थोड़ा सा कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो आप याद रखिएगा, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा इसके आगे की कहानी आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए, तो महमूद गजनबी से पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, आपको ये समझ में आ गया, जैसे कि ये रहा गजनी, ठीक है, यानी ये जो लोग शासन कर रहे थे, ये कहाँ पर शासन कर रहे थे बच्चों? गजनी में शासन कर रहे थे, ठीक है। गजनी की जो सीमा है वो पूरा काबुल, पूरा कंधार और जो गजनी इसमें आता था। इनके पड़ोस में भारत की सीमा जहाँ से शुरू होती थी, आपने सुना होगा भारत में एक पर्वत जो है, अब जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक पर्वत है, और उस पर्वत का नाम है हिंदुकुश पर्वत। नाम सुना है आपने इस पर्वत का नाम? हिंदुकुश पर्वत जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक राज्य की सीमा शुरू होती थी, और उस राज्य का नाम था बच्चों, जिसे हम लोग कहते थे हिंदुकुश राज्य। हिंदुकुश पर्वत से लेकर यहाँ तक फैला हुआ था, बिल्कुल जो आपकी चिनाब नदी है, चिनाब, कौन सी रिवर है? चिनाब रिवर तक। तो हिंदुकुश पर्वत से, यानी हिंदुकुश पर्वत की तलहटी से लेकर चिनाब नदी तक का जो नीचे का जो राज्य था, इस राज्य को उस जमाने में कहते थे हिंदू शाही राज्य। आप भूलेंगे नहीं, इस तरीके से याद रहिए, क्या बोलते थे इसको? हिंदू शाही राज्य। ये जो हिंदू शाही राज्य था, इस राज्य में राजा जयपाल का शासन था। यहाँ के राजा कौन थे? जयपाल। जयपाल। और ये भारत का सबसे सीमावर्ती राज्य था, यानी भारत की सीमा पर स्थित जो पहला राज्य था, या भारत का जो सीमावर्ती राज्य था, वो राज्य का नाम क्या था बच्चों? तो उसका नाम था हिंदू शाही राज्य। हिंदू शाही जो राज्य था वो अपने आप को कुषाणों का वंशज कहता था। आपने कनिष्क का नाम सुना है प्राचीन भारत में? तो ये जो है वो अपने आप को कनिष्क का वंशज कहता था, कि हम जो हैं वो कनिष्क के वंशज हैं। और इनकी जो राजधानी थी, उस राजधानी का नाम, क्योंकि आप देखेंगे अभी जो MPPSC प्री हुआ है उसमें कैपिटल पूछा गया था, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हुआ, बच्चों से बना नहीं, तो राजधानी का नाम थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम था उद्भांडपुर। क्या नाम था बच्चों? उद्भांडपुर। उद्भांडपुर, या इसे बेहिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? बेहिंद। उद्भांडपुर या बेहिंद जो है वो किसकी राजधानी थी? राजा जयपाल की। तो राजा जयपाल कौन है? आपके बारे में, इनके जयपाल के बारे में 4 चीज़ें याद रखिएगा। राजा जयपाल हिंदू शाही वंश के राजा थे। हिंदू शाही वंश जो है हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। यह वंश कुषाणों का वंशज कहता था खुद को, और ये भारत की सीमा पर स्थित पहला राज्य था। अब जो गजनी है, जैसे मान के चलिए इस गजनी की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि ये जो गजनी है, और इस गजनी में अगर आप देखेंगे तो गजनी में किसका शासन बताया अभी बच्चों? तो यहाँ के शासक का नाम बताया मैंने आपको, सुबुक्तगीन। देखिए, अगर आप पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब याद हो जाएगा। सुबुक्तगीन कहाँ का राजा है? गजनी का शासक। तो आपने ये देखा होगा और अच्छे से समझा होगा कि 2 पड़ोसी कभी अच्छे दोस्त नहीं होते। एक्चुअली में क्या था कि जो गजनी की सीमा है वो इस तरीके से फैली हुई थी, यानी हिंदुकुश के इन भागों तक, यहाँ तक पूरा गजनी साम्राज्य का शासन था। जिसको भी कोई तकलीफ हो, अभी मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ आप लोगों के, कमेंट थोड़ी देर से देखूंगा, आप पूछ लीजिएगा, अभी आप लेक्चर पे फोकस कीजिए। यानी जो मैंने ये सर्कल बना दिया, ये गजनी साम्राज्य था, और यहाँ का राजा कौन था? सुबुक्तगीन। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई? यानी जो गजनी साम्राज्य है, उस गजनी साम्राज्य का शासक कौन है? सुबुक्तगीन है, जिसका क्षेत्र कहाँ तक है शासन? हिंदुकुश पर्वत तक है। और हिंदुकुश पर्वत के आगे जो राज्य लगता है उसका नाम है हिंदू शाही राज्य, जिसके राजा का नाम जयपाल था और राजधानी का नाम उद्भांडपुर था। क्लियर है? ये क्लास डेली होगी। तो अब इतिहास क्या कहता है बच्चों? क्या 2 पड़ोसी कभी अच्छे दोस्त होते हैं? 2 पड़ोसी अच्छे दोस्त होते? कभी नहीं होते। इतिहास के हिसाब से याद रखिएगा, 2 पड़ोसी कभी अच्छे दोस्त नहीं होते। तो सुबुक्तगीन ने जयपाल पर अटैक किया। कहते हैं सुबुक्तगीन के द्वारा राजा जयपाल पर 2 बार आक्रमण किया गया। एक पहली बार किया गया और फिर दूसरी बार आक्रमण किया गया। इन 2 आक्रमणों में कितनी बार आक्रमण किए गए? 2 बार आक्रमण जो है राजा जयपाल के विरुद्ध किए गए, और राजा जयपाल जो है यहाँ पर पराजित होते हैं। राजा जयपाल को उसने पराजित कर दिया था। हालांकि राजा जयपाल ने भारत में जो राजपूत थे, राजपूत, चंदेल और
प्रतिहार जो राजपूत थे उनसे सहायता भी ली थी, परंतु वो जो है पूरी तरीके से उसको रोकने में असफल रहे। राजपूतों की मदद भी ली थी। किसने ली थी? जयपाल ने राजपूतों की मदद ली थी और राजपूतों का एक संघ बनाया था। इसमें खासकर आपको याद रखना है चंदेल शासक धंग का नाम। किसका नाम याद रखना है? चंदेल शासक धंग का नाम याद रखना है, जिससे कि आपको चीजें याद रहेंगी। तो जो चंदेल शासक धंग थे, इन्होंने क्या किया था? अपनी सेना राजा जयपाल की सहायता के लिए भेजी थी, परंतु ये जो सुबुक्तगीन था उसने क्या किया था? थोड़ा बहुत जो हिंदू शाही राज्य था, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सर्कल दिखा रहा हूँ, यानी हिंदू कुश राज्य के कुछ हिस्सों पर इसने अधिकार कर लिया था। पूरी तरीके से नहीं, परंतु इसने राजा जयपाल को पराजित कर 2 बार आक्रमण करके उसके राज्य के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? कौन जयपाल है, कहाँ का राजा था, सुबुक्तगीन कौन है, कहाँ पर आक्रमण किया? सुबुक्तगीन ने उस पर 2 बार हमला किया था जयपाल पर। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये क्लास डेली 5 बजे रहेगी। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग जो है पूछ लीजिए। कोई डाउट है आप लोगों को यहाँ पर? कल से स्लाइड छोटी कर लूँगा मैं, अपनी तस्वीर फोटो छोटा कर लूँगा, जिससे आपको प्रॉपर दिखेगा। अभी तो आप थोड़ा सा ध्यान से काम सुन लीजिए। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या होता है? देखिए इसके आगे क्या होता है। यहाँ पर जयपाल का कुछ हिस्सा चला जाता है, जयपाल पराजित होता है, परंतु उसका राज्य बच जाता है। अब इसके बाद घटनाक्रम में एक नए नायक की एंट्री होती है, जिसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन है बच्चों? महमूद गजनवी जो है इसका पुत्र था। किसका पुत्र था? महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनवी जो पुत्र है वो इसका है सुबुक्तगीन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का जो हमारा जो टाइटल है हम इसी को पढ़ने वाले हैं, महमूद गजनवी को। तो कृपया जरा महमूद गजनवी को अब ध्यान से सुनिएगा। आपके पास लगभग अभी आधा घंटा है जिसमें हम महमूद गजनवी को समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो महमूद गजनवी की एंट्री आपके सामने ये रही कि महमूद गजनवी कौन था और इसने किस तरीके से जो है आक्रमण फैलाया था। और ये देखेंगे आप, इसमें मैप में यहाँ पर दिखाया गया, छोटा सा मैप लगा हुआ है। ये इसका जो है ये साम्राज्य था, जो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था महमूद गजनवी का, जो इस तरीके से फैला हुआ था। तो कुछ बेसिक चीज़ें आप महमूद गजनवी की PDF से पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो महमूद गजनवी कौन है बच्चों? सुबुक्तगीन का ज्येष्ठ पुत्र था, पहली चीज़ याद रखना है। और अपने पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कुछ किताबों में इसकी जो गद्दी पर बैठने की डेट है वो 997 लिखेगी। उसके पीछे कारण था कि इसके भाई से उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से कुछ किताबों में 997 और कुछ में 998 दिया हुआ है। तो ये 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, आप 97 भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो याद रखनी, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये विश्व का प्रथम व्यक्ति है या प्रथम शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यानी दुनिया का पहला ऐसा शासक है जिसने खुद को अपने नाम के आगे क्या लगाया था? सुल्तान। क्या नाम लगाया था? सुल्तान। तो विश्व का प्रथम व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। अभी मैं इसके बारे में और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, प्रॉपर वे में लिख दूंगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? दोनों सेंटेंस समझ में आ गए? अब जरा हम लोग एक मैप के हिसाब से जरा इसके बारे में देखेंगे और यहाँ पर जो है इसके टाइटल को देखेंगे। चलिए, महमूद गजनवी को हम लोग समझते हैं। ये रहा महमूद गजनवी। महमूद, तो महमूद गजनवी के बारे में एक चीज़ तो आप जानते हैं कि भैया ये गद्दी पर कब बैठा? तो महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था 998 ईस्वी में और शासन किया था 1030 तक। ये हो गई पहली बात। ठीक है, अब जो चीज़ें आपको याद रखनी, बड़ा ध्यान से सुनना। ये सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले सुल्तान या कहें सुल्तान आजम, यानी विश्व में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का जो पहला शासक है, विश्व का प्रथम व्यक्ति, उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। दुनिया का प्रथम शासक, यानी विश्व का पहला शासक जिसने सुल्तान का टाइटल लिया था, उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। आखिर ये टाइटल इसने कब लिया था, मतलब क्यों लिया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ईरान में एक छोटा सा राज्य था, ईरान का हिस्सा था, उसका नाम था सीस्तान। क्या नाम था? सीस्तान। और सीस्तान का एक राजा था, उसका नाम था खलफ बिन अहमद। क्या नाम था? खलफ बिन अहमद। तो सीस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को इसने पराजित कर दिया था।
यानी इसको क्या कर दिया था, इसको हरा दिया था। तो इसको हराने के बाद जब इसकी ख्याति बढ़ी तो इसने अपने नाम में क्या लगा दिया था, सुल्तान। तो इस प्रकार इसने पहली बार अपने नाम के आगे क्या लगाया, सुल्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा महमूद गजनबी जो है, इसे याद रखिएगा। दूसरा जो सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक सेकेंड, इसे जाबुलिस्तान का सुल्तान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जाबुलिस्तान का सुल्तान भी कहते हैं। ये इसका दूसरा टाइटल है, आप बस लिखते जाइए, जाबुलिस्तान का सुल्तान कहते हैं। भारत पर आक्रमण के समय इसने जो है एक जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो एक गाजी की उपाधि भी इसने धारण की थी। आप ये सेंटेंस भी याद रख सकते हैं। तो 3 इसके नाम हो जाएंगे। गाजी, दुनिया में सबसे पहले गाजी शब्द इसी ने लिया, ठीक है। इसे जाबुलिस्तान का सुल्तान भी कहते हैं और इसे सुल्तान भी कहते हैं। तो सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक महमूद गजनबी, जाबुलिस्तान का सुल्तान किसे कहते हैं, महमूद गजनबी, और गाजी का टाइटल धारण करने वाला भी कौन था, महमूद गजनबी। ये आप देखिए, और इसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पूछिए। ये समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है तो बताइए। अब इसमें एक चीज़ और है, और उसको आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि महमूद गजनबी जब गद्दी पर बैठा तो उसने जो है खलीफा से सम्मान खिलहत प्राप्त की। यानी महमूद गजनबी खलीफा के पास जाता है और उनसे जो है खिलहत प्राप्त करता है, यानी अपने राज्य के लिए प्रमाण प्राप्त करता है, जिसे बोलते थे खिलहत। तो खिलहत प्राप्त करने के बाद इसने खलीफा के आगे प्रतिज्ञा ली कि वो प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। तो खलीफा ने खुश होकर इसको 2 उपाधियां दी थी। खलीफा ने खुश होकर इसको 2 उपाधियां दी थी। एक का नाम था यमीन उद्दौला। यमीन उद्दौला, यमीन उद्दौला की उपाधि किसने दी थी, खलीफा ने दी थी इसको, यानी महमूद गजनबी को। और दूसरी थी अमीन उल मिल्ला, अमीन उल मिल्ला। तो ये जो टाइटल है ये किसके द्वारा दिए गए थे, खलीफा के द्वारा महमूद गजनबी को दिए गए थे। इनका मतलब होता है, अमीन उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दायां हाथ, और अमीन उल मिल्ला का मतलब होता है साम्राज्य का संरक्षक। यानी इस्लामिक साम्राज्य का दायां हाथ कहा महमूद गजनबी को खलीफा ने, और इस्लामिक साम्राज्य का संरक्षक भी कहा था खलीफा ने महमूद गजनबी को। तो यमीन उद्दौला का मतलब क्या है, इस्लाम का दायां हाथ या साम्राज्य का दायां हाथ, और अमीन उल मिल्ला का मतलब है इस्लाम का संरक्षक। तो ये 2 टाइटल जो हैं वो खलीफा के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं यहां पर? खिलत मतलब सर्टिफिकेट है। खलीफा के द्वारा महमूद गजनबी को एक सर्टिफिकेट दिया गया कि तुम इस्लामिक राज्य के राजा हो, इसे सर्टिफिकेट कहते हैं। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर कुछ टाइटल याद रखने हैं। सुल्तान की उपाधि दुनिया में धारण करने वाला पहला महमूद गजनबी था। इसे जाबुलिस्तान का सुल्तान भी कहते हैं क्योंकि इसकी माँ जाबुलिस्तान की रहने वाली थी। गाजी की उपाधि इसने विश्व में धारण की, और इसने खलीफा से खिलत प्राप्त की, और 2 जो है टाइटल धारण किए, यमीन उद्दौला और अमीन उल मिल्ला। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है? चलिए, अब आपको कुछ चीज़ें समझनी हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सब जानते हैं कि महमूद गजनबी इतना चर्चित क्यों है, क्योंकि महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, उनको जरा ध्यान से लिख लेना। महमूद के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य, महमूद के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य। देखिए, एक सवाल है, इतिहासकारों के बीच में काफ़ी विवादित है कि महमूद के भारत पर आक्रमण का मोटिव क्या था, आखिर उसने क्यों भारत पर आक्रमण किया था। तो 2 रीज़न तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, एक है धन दौलत को लूटना और एक है इस्लामिक राज्य का प्रचार प्रसार करना। लेकिन जिस तरह का पेपर इस बार आया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ नई चीज़ें लिखवा रहा हूँ, जो अभी तक शायद मैं नहीं बताता था कि चलो इतना बच्चों को ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का मैं एविडेंस देना चाहता हूँ, वो आप ज़रा सुनिएगा।
सबसे पहले उतबी के अनुसार, उतबी कौन है आगे आप पढ़ेंगे, इनके दरबारी इतिहासकार थे। तो उतबी ने क्या बताया कि आखिर इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। तो उतबी के अनुसार महमूद के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य जिहाद था। ये क्या था, यानी उतबी नामक जो इतिहासकार हैं जो इसी के दरबार में रहते थे, वो ये कह रहे हैं कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। कल के दिन अगर आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनबी का आक्रमण का उद्देश्य भारत में जिहाद था, ये से आपको किसने बताया, तो आप बताएंगे उतबी। किसने बताया था, उतबी। ये पहला सेंटेंस आपको बताना है। बेटा बता तो दी अवेज, बार बार एक ही चीज पर क्यों अटके हो। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद जाफर, प्लीज मोहम्मद जाफर, एक मोहम्मद जाफर नाम के इतिहासकार हैं। उन्होंने ये कहा कि इसके आक्रमण का जो उद्देश्य था, मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, वो याद रखना है, धन दौलत लूटना था। क्या था, धन दौलत लूटना। तो इसी सेंटेंस को ज़्यादातर सही माना जाता है कि इसके आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य। देखिए वैसे तो उतबी उसके दरबार का था, उतबी जो कह रहा है वो ज़्यादातर सही होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद जाफर जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि इसके आक्रमण का उद्देश्य जो था वो भारत पर धन दौलत लूटना था। यानी इसने धन दौलत लूटने के लिए जो है भारत पर आक्रमण किया था। जी भाई साहब, वो प्री और मेंस दोनों के लिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो चीज़ जो प्लस के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आकर सवाल करते हैं, कभी कभी तो हंसी आती है। बेटा प्लस पर जब आप पढ़ रहे हो तो प्लस के जो डाउट हैं या प्लस में जो चीज़ें हैं वो आप प्लस पे पूछिए ना, कि यहाँ पर जब क्लास चल रही हो तो यूट्यूब पर आपको ये सवाल करना ज़रूरी है। क्लास के दरमियान आपको ये चीज़ें याद आती हैं, या तो क्लास के शुरू में पूछो या लास्ट में पूछो। और जो चीज़ आप प्लस पे पढ़ रहे हो तो प्लस पे आप पूछ सकते हैं ना, वो ऑब्वियस, वो पूरा मेंस के लिए है पूरा। चलिए एक और चीज़ लिखिएगा प्लीज़। एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है हैविल। हैविल के अनुसार इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। हैविल का जो सेंटेंस है प्लीज़ आपको लिखना पड़ेगा, बड़ा सेंटेंस है, मैं इतना बड़ा सेंटेंस लिख देता हूँ। हैविल ने कहा था कि यदि सोमनाथ की तरह बगदाद में धन होता, यदि सोमनाथ की तरह बगदाद में धन होता तो महमूद उसे भी लूट लेता, तो महमूद उसे भी लूटता। ये सेंटेंस इस बात की ओर इशारा करता है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था। तो हैविल ने क्या कहने का प्रयास किया है कि महमूद गजनवी केवल और केवल एक लुटेरा था। अगर उसे ये पता चल जाता कि सोमनाथ जितना धन जो है वो बगदाद में है तो वो बगदाद को भी लूट लेता, जो खलीफा का घर था। तो ये कुछ सेंटेंस है, कृपया आप इनको याद रखिएगा। महमूद के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य किसे माना जाता है, अब आप याद रखिएगा। तो इसमें आपको इस पर टिक लगाना है। वास्तविक उद्देश्य अगर सभी ऑप्शन में दिए जाएं तो आपको ये वाला बताना है कि महमूद के आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था, धन दौलत लूटना था। आप सेंटेंस में आगे कहीं लिख लेना, महमूद के आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था, वो एक अपना साम्राज्य मध्य एशिया में फैलाना चाहता था, उसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो महमूद के आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य भारत से धन दौलत लूटना था। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया, ये नोट कर लिया। देखो भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, अगर आप जब क्लास में आते हैं तो पहले आप उस क्लास के साथ अपने आप को कनेक्ट करो, आप क्लास को पहले फॉलो करो, देखो। जब क्लास एंड हो रही हो तो आप अपने मन के सवाल करो कि कितनी क्लास हो गई हैं, कितना निकल गया है, कैसे पढ़ सकते हैं, ये सारे आपको लास्ट में पूछना चाहिए। अभी आप प्लीज़ लेक्चर पे फोकस करिए। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, सभी ने नोट कर लिया, ये कोई डाउट तो नहीं? तो कल के दिन अगर कोई आपसे पूछे, देखिए अगर एग्जाम में आएगा हाईलाइट करके, जैसे पूछा जाए उतबी के अनुसार महमूद के आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन में जिहाद। जिहाद मतलब होता है अपने धर्म का प्रचार करना, धर्म यानी इस्लामिक धर्म को प्रचार करने के लिए वो आया था।
अगर पूछा जाए कि वास्तविक उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे धन दौलत लूटना, क्योंकि वो चाहता था कि इस्लामिक राज्य फैलाया जाए, इसलिए वो मध्य एशिया में एक बड़ा राज्य स्थापित करने के लिए, धन लूटने के लिए भारत आया था। हैविल ने क्या कहा? हैविल कहते हैं कि वह एक लुटेरा था, यदि बगदाद में सोमनाथ की तरह पैसा होता तो वो वैसे ही बगदाद को लूटता जैसे सोमनाथ को लूटा था, क्योंकि वो एक लुटेरा था और लुटेरे के लिए मायने रखता है धन। तो ये कुछ सेंटेंस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आक्रमण को भारत की तरफ ले चलते हैं। एक सेंटेंस आप इसमें जोड़ देना, दो चीज़ें और हैं, कृपया ये इसी के आगे जोड़ देना। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है हेनरी इलियट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। इतिहासकार हेनरी इलियट ने यह दावा किया कि महमूद गजनवी ने, इसके बाद ही लिखना है आपको, महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो ये तो कई बार पूछा जाता है कि महमूद ने भारत पर कितना आक्रमण किए थे? 17 बार। और आपको ये किसने बताया था कि महमूद ने 17 बार आक्रमण किए थे? तो उन इतिहास का नाम है हेनरी इलियट। देखिए, इन टॉपिकों को जब अलग अलग इतिहासकारों ने पढ़ा है तो उन्होंने अपने वक्तव्य जारी किए हैं। तो हेनरी इलियट का ये दावा है कि महमूद ने 1000 से 1027 के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए थे। ठीक है, एक और चीज़ याद रखनी है कि महमूद जो था, महमूद ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय जिहाद का नारा दिया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उसने जिहाद का नारा दिया था और अपना नाम गाजी रखा था। और उसने एक नाम अपना जो है बुत सिकन रखा। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्ति तोड़ने वाला, क्योंकि उसने भारत पर आक्रमण के दौरान कई सारे मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियों को तोड़कर नष्ट कर दिया। तो बुत सिकन किसे कहा गया? महमूद गजनवी। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला। एक कहावत है, जब कोई व्यक्ति कहीं खोया होता है तो कहते हैं कैसे बुत से बैठे हो। बुत मतलब पुतला बनकर बैठे हो। तो महमूद ने आक्रमण के समय जिहाद का नारा दिया और क्या? अपना नाम बुत सिकन रखा। देखिए, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक था कि अगर हम सामने वाले का जो रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी वो उसमें मूर्ति पूजा चलती है, जो भारत में लोग रहते थे, अगर हम उस मूर्ति पूजा को ध्वस्त कर देंगे तो ये जो लोग होंगे वो इस्लाम को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों को, देखिए, अगर आप लोगों को पूरा मिडिवल हिस्ट्री, देखिए एक और बात सुनिए, ये 1 या 2 दिन की क्लास तो है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास में प्रॉपर तरीके से समझाया जाए और आपको ये लेक्चर लाभदायक लगें और पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो पार्ट है आपको मिडिवल हिस्ट्री का वो बहुत अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको क्लास को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा, आपको अपना ओपिनियन भी देना पड़ेगा कि अगर आपकी ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास के बाद आप अपने कमेंट्स भी छोड़िएगा, जिससे कि बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो इन क्लासेस को देख सकें, उनको भी इससे लाभ मिल सके। ठीक है, देखिए ये जो क्लास है मैं क्यों लाया हूँ? मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, और मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकूँ, और वो अच्छी जानकारी मैं आप तक तब पहुँचा पाऊँगा जब आप बहुत सीरियस होकर लेक्चर को सुनेंगे। तो हेनरी इलियट ने दावा किया कि महमूद ने 17 बार आक्रमण किया और महमूद ने अपना नाम क्या रखा था? बुत सिकन। तो विश्व का पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की महमूद गजनवी था। सबसे पहले जिहाद का नारा महमूद गजनवी ने दिया। विश्व में सबसे पहले गाजी का टाइटल महमूद गजनवी ने लिया और इसी को बुत सिकन भी कहते थे, याद रखिएगा। अब बढ़ते हम अगले अपने प्रश्न की ओर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको उधर समझा दिया है कि उसने सीस्तान के राजा को पराजित कर खलीफा की स्वीकृति मिली थी तथा खलीफा ने उसे यमीनुद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ तथा अमीन उल मिल्लत अर्थात मुस्लिमों का संरक्षक या इस्लाम का संरक्षक की उपाधि देकर सम्मानित किया। ये मैं अभी आपको उधर पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस पर क्लासेस चल रही हैं, तो प्लीज़ अब आप लोगों को बहुत ध्यान से एक चीज़ और देखनी, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ। इस मैप में भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है। देखिए, अभी मैंने आपको एक पर्वत दिखाया था, उस पर्वत का नाम आपको बताया था हिंदुकुश पर्वत, राइट? कौन सा पर्वत दिखाया था? हिंदुकुश पर्वत। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत में आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा आपने, एक दर्रे का नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। सुना है आपने? खैबर दर्रा। ये पहले आप पर्वत का नाम लिख लीजिए। इस पर्वत का नाम है हिंदुकुश। मैं तो आपको बारीकी चीज़ें बता रहा हूँ। हिंदुकुश पर्वत, और हिंदुकुश पर्वत में जो दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है? खैबर दर्रा। यानी आज के बाद कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महमूद गजनवी किस दर्रे से भारत में आक्रमण करता था,
तो आपका आंसर क्या होगा, खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा होगा, महमूद गजनवी किस दर्रे से भारत पर आक्रमण करता था, तो खैबर दर्रे से वो एंटर करता था। अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर आपने नोटिस की हो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हिंदू शाही जो राज्य था वो राज्य इस तरीके से यहाँ पर फैला हुआ था। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में कौन सा राज्य है, यही है एक्चुअली में आपका हिंदू कुश राज्य, हिंदू शाही, सॉरी कौन सा राज्य था, ये हिंदू शाही राज्य था। समझ में आ रहा है आपको, ये कौन सा राज्य था, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये हिंदू शाही राज्य था। और इसके ऊपर था कौन सा, ये गजनी था, यहाँ पर ये गजनी था। ठीक है, ये समझ में आया। अब जरा इस चीज को ध्यान से सुनना, यहां का शासक कौन है, यहां का जो राजा है उसका नाम है जयपाल। ठीक है, जयपाल पर ऑलरेडी 2 बार हमला हो चुका था, इसके पिता ने हमला किया था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, यानी महमूद गजनबी के पिता जिसका नाम सुबुक्तगीन था, उसने ऑलरेडी 2 बार भारत पर हमला कर चुका था। याद है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये तो देख ही नहीं रहा है कलर, एक सेकंड, यहाँ पर कलर की बड़ी दिक्कत है, आपको बेहतर समझाने के लिए, ये गजनी था, गजनी, तो ये गजनी था और गजनी का शासक कौन है अब, महमूद। तो महमूद ने भी सेम स्ट्रेटजी अपनाई और भारत पर आक्रमण किया। अब मैं आपको महमूद के आक्रमण पढ़ाने वाला हूँ, कृपया उनको ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी समझ में आने वाली हैं। तो पहला प्रश्न आप ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए महमूद गजनवी किस दर्रे से भारत में आक्रमण करता था, आप लिख लीजिएगा, तो उसका आंसर क्या होगा, खैबर दर्रा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हिंदुकुश पर्वत, हिंदू शाही राज्य कहाँ पर स्थित था, तो हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था हिंदू शाही राज्य। ये दोनों बातें हो गई। ठीक है, चलिए अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, महमूद के बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अच्छा एक बात बताइए कि भारत में गर्मी कम पड़ती है या ज़्यादा पड़ती है, भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो महमूद गजनवी का क्या नियम था कि वो भारत में हमेशा अटैक करता था अक्टूबर नवंबर में, वो भारत में अक्टूबर नवंबर में वहाँ से चलता था गजनी से, और वहाँ से चलकर जो है वो भारत में दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में लूटमार करता था और मार्च में यहाँ से पैकअप कर जाता था। ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वो कब आक्रमण करता था, तो वो गजनी से हमेशा चलता था नवंबर और अक्टूबर के महीने में, थोड़ा ठंडा सा मौसम होता था। जनवरी, फरवरी और दिसंबर में भारत में लूटमार करता था, और जैसे ही भारत में गर्मी पड़ती थी और मार्च के महीने में, और ऊपर क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बर्फबारी भी होती है, तो जैसे ही जो है महीना आता था फरवरी का, तो फरवरी के बाद जो है वो वापस लौट जाता था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है महमूद गजनवी अब जो है इस पर आक्रमण करने वाले हिंदू शाही राज्य पर, और आपको जरा इसको ध्यान से समझना है। देखिए, महमूद गजनवी ने अपना पहला जो आक्रमण खैबर दर्रे से होते हुए इस राज्य पर किया था, और वो उसका पहला जो आक्रमण हुआ था वो 1000 में हुआ था। कब हुआ था, 1000 ईस्वी में उसने अपना पहला आक्रमण किया, और ये आक्रमण किसके विरुद्ध था, राजा जयपाल जो कि कुषाण के वंशज थे। जयपाल जो थे हिंदू शाही वंश के राजा थे, और ये अपने आप को किनका वंशज कहते थे, कुषाणों का वंशज कहते थे या कनिष्क का वंशज मानते थे। तो जब इस पर अटैक किया तो राजा जयपाल के क्षेत्र में वो लूटपाट करके पहले आक्रमण में चला गया। यानी महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण कब किया, अभी मैं आपको स्लाइड में दिखा दूंगा। 1000 में उसने महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया, और पहले आक्रमण में वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र यानी हिंदू शाही राज्य में लूटमार करने के बाद भारत से लौट गया। यानी इस राज्य में जयपाल और उसके बीच में युद्ध नहीं हुआ इस अभियान में। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि महमूद गजनवी दोबारा अटैक करता है, और अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदू शाही जो राजा थे इनकी कैपिटल का नाम क्या बताया था, उद्भांडपुर। अगर याद हो, अभी अभी मैं पढ़ा कर आया हूँ, उद्भांडपुर इनकी राजधानी थी, या इसको बेहिंद बोलते थे, जो इनकी राजधानी थी। तो दूसरा जब आक्रमण होता है तो राजा जयपाल अपनी सेना लेकर जाते हैं, और दूसरा आक्रमण ये करता है 1001 में। तो 1001 में जब इसने दूसरी बार आक्रमण किया, तो दूसरी बार आक्रमण में इसने क्या किया, राजा जयपाल को बंदी बना लिया। यानी राजा जयपाल पराजित हो गए, और राजा जयपाल को क्या कर लिया इसने, राजा जयपाल को पराजित करके उनको बंदी बना लिया, और बुरी हालत कर दी राजा जयपाल की। इसको जरा ध्यान से समझ लो, क्योंकि अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। महमूद ने पहला आक्रमण कहाँ किया,
हिंदू शाही राज्य के सीमा पर किया, लूटपाट करके चला गया। दूसरा आक्रमण कहाँ किया? हिंदू शाही राज्य पर किया और राजा जयपाल को उसने बंदी बना लिया। अब जब उसने राजा जयपाल को बंदी बना लिया तो उसने एक शर्त रखी। उसने शर्त ये रखी राजा जयपाल के आगे कि अगर आप बचना चाहते हो तो मुझे पैसा दीजिए। तो राजा जयपाल ने लाखों, कहते हैं 2.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 2.5 लाख जो है स्वर्ण मुद्राएं जो है किसको देनी पड़ी? राजा जयपाल को अपनी जान बचाने के लिए देनी पड़ी और अपना कई सारा जो है अपना बहुत सा क्षेत्र उसको देना पड़ा। और इस प्रकार बहुत सा क्षेत्र देकर, कुछ हाथी देकर और 2.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर वो अपनी जान बचा पाए। अब इतना ज़्यादा अपमानजनक व्यवहार जो है किसके साथ हुआ? जयपाल राजा जो जयपाल थे, जब उनकी जान तो बच गई लेकिन इतना अपमान हुआ कि 2.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं चली गई, राज्य का कुछ हिस्सा चला गया, कुछ हाथी चले गए और जान बची भी। तो उसके बाद वो बहुत टेंशन में आ गए। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग पेपर देने के बाद टेंशन में हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि राजा जयपाल जब टेंशन में आ गए तो वो जो है अपने महल में पहुँचे और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। और उन्होंने क्या किया, राजा जयपाल ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा कल से तुम राजपाट संभालो, मैं बस अब आराम चाहता हूँ। और इन्होंने जो है अग्निदाह कर लिया, यानी इन्होंने क्या कर लिया? अग्नि में कूद कर, अग्नि में स्नान कर लिया, अर्थात आत्महत्या कर ली। तो राजा जयपाल पर 4 बार आक्रमण हुआ था। 2 बार इसके पापा ने किया था महमूद के और 2 बार किया था इसने। टोटल 4 बार आक्रमण किया गया था राजा जयपाल पर। तो राजा जयपाल के राज्य पर कितनी बार आक्रमण किया गया? 4 बार। 2 बार किसने? सुबुक्तगीन ने, 2 बार महमूद गजनबी ने। तो इस प्रकार राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो इस अपमान को सह नहीं पाए। ये समझ में आया आपको? सभी को ये समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? बताइए, इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज जल्दी बोलिए क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। बताइए अगर कोई दिक्कत है। कोई डाउट किसी का? कुल मिलाकर सारी चीजें क्लियर है। जयपाल की राजधानी क्या थी, जयपाल का राज्य कहां पर था, जयपाल किसके वंशज थे, जयपाल पर किसने हमला किया, कब कब हमला किया, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद की कहानी है। अब एक बात बताइए कि राजा जयपाल ने तो आत्महत्या कर ली, तो राजा जयपाल ने अपना राज्य किसको दे दिया? अपने पुत्र को, और उनके पुत्र का नाम था आनंदपाल। तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा? आनंदपाल। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आनंदपाल जब गद्दी पर बैठेगा तो आनंदपाल अपने पिता की मृत्यु से थोड़ा बहुत तो गुस्सा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? यानी अगर किसी के पिता को कोई हरा दे या उसको मारे किसी के पिता को, तो बच्चे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो आनंदपाल भी विरोध करेंगे। जब आनंदपाल विद्रोह करेंगे या उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो फिर महमूद गजनवी आएगा और आनंदपाल को जो है हमला करके चला जाएगा। तो अगली बार जो है किस पर हमला होगा? आनंदपाल पर। फिर क्या होगा? आनंदपाल जब एक बार हार जाएंगे तो आनंदपाल उठक बैठक लगाएंगे कान पकड़कर कि अब वो कभी जो है विद्रोह नहीं करेंगे। तो महमूद गजनवी उनको छोड़ देगा, राज्य करते रहेंगे। 1008 में हमला करेगा अगली बार। मैं अभी बता रहा हूँ आपको कब हमला करेगा। 1008 में इन पर हमला किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र गद्दी पर बैठेगा और उनके पुत्र का नाम था क्या जानते हैं? त्रिलोचन पाल। क्या नाम था? त्रिलोचन पाल। तो त्रिलोचन पाल पर हमला किया जाएगा। तो त्रिलोचन पाल पर भी इस प्रकार एक हमला होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनबी ने हिंदू शाही राज्य पर कितने हमले किए, तो महमूद गजनबी ने अकेले हिंदू शाही राज्य पर जानते कितने हमले किए थे? 4 हमले किए थे। कितने हमले किए थे? 4। 2 बार जयपाल के खिलाफ, एक बार आनंदपाल के खिलाफ और एक बार त्रिलोचन पाल के खिलाफ। चाहो तो इस बात को कहीं पर लिख सकते हो कि महमूद गजनबी ने जयपाल के राज्य यानी हिंदू शाही राज्य पर टोटल 4 हमले किए थे। 2 बार जयपाल के विरुद्ध, एक बार आनंदपाल के विरुद्ध और चौथा हमला किया था त्रिलोचन पाल के विरुद्ध। कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। महमूद गजनबी ने 2 हमले जयपाल के विरुद्ध किए, अगला हमला आनंदपाल के विरुद्ध किया, तीसरा चौथा किया था त्रिलोचन पाल के विरुद्ध। जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल, ठीक है। सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम बाकी के जो हैं हमले जयपाल के जो है महमूद गजनबी के देखने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर एक एक करके मैंने आपको यहाँ पर हमले बताए हैं और मैं चाहता हूँ कि अब आप ये जो हमले हैं इनको ज़रा यहाँ पर देख लीजिए। मैंने आपको पहला हमला समझा दिया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं।
पहला हमला मैंने आपको पढ़ा दिया, हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती नगरों पर आक्रमण किया और लूटकर वो गजनी चला गया। ठीक है, पहला हमला आपको बता दिया। दूसरा हमला मैंने आपको बता दिया कि उसने दूसरा आक्रमण 1001 में किया था, और इस बार उसने हमला कहाँ किया था? हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। महमूद और जयपाल के बीच पेशावर के निकट युद्ध हुआ और इस युद्ध में जयपाल पराजित हुए और जयपाल की राजधानी बहिंद पर उसने अधिकार कर लिया, और बाद में जयपाल इस पराजय को अब सह नहीं पाए और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। तो ये दूसरा आक्रमण हो गया। तीसरा आक्रमण अभी अभी मैंने बताया, अब जरा तीसरा आक्रमण देखना, और तीसरा आक्रमण को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको तीसरा आक्रमण समझाता हूं। ये देखिए, यहां पर देखिए, तो दो आक्रमण आपको समझ में आ गए। क्या आपको इसी में ये समझ में आ रहा है? तो मैं आपको तीसरा आक्रमण देखिए, हिंदू शाही राज्य के आगे एक छोटा सा राज्य था, इसको बोलते उच्च। क्या बोलते थे? उच्च बोलते थे, छा आएगा, उच्च। उच्च नाम का एक राज्य था यहां पर, छोटा सा, यानी हिंदू शाही राज्य के आगे एक राज्य था उच्च। इस पर उसने तीसरा आक्रमण किया था 1004 में। 1004 में महमूद ने उच्च पर आक्रमण किया और वहां पर एक वजरा नाम का शासक शासन कर रहा था। वजरा, या कहीं कहीं वाजरा या वजहरा कहते हैं, वजहरा या वाजरा या वजरा कहते हैं। उच्च का शासक था, इस पर हमला किया और वो पराजित हो गया और इस प्रकार उसका उच्च पर अधिकार हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा आक्रमण, आप यहाँ से देख सकते हैं। उच्च के शासक वाजरा को दंडित करने के लिए किया, वाजरा ने भागकर आत्महत्या कर ली और इस प्रकार उसका तीसरे आक्रमण में उच्च पर अधिकार हो गया। अगर आपको वो मैप बनाया ना, मैप, उस मैप में अगर आप लोकेशन याद रखोगे और रफ पर प्रैक्टिस कर लोगे, कभी आप नहीं भूलोगे इस टॉपिक को। मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से याद रहे, प्लीज़ इसको रफ पर बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। अब चौथा आक्रमण उसने कहाँ किया? मुल्तान पर किया। जरा ध्यान से सुनिएगा, चौथा आक्रमण 1005 में किया और इस आक्रमण में उसने भटिंडा के शासक आनंदपाल को तो पराजित किया ही किया। ठीक है, और उसके बाद जो है मुल्तान के शासक दाऊद को पराजित किया था। यहाँ पर आनंदपाल से तो एक छोटी सी मुठभेड़ हुई थी, ठीक है, और उसने दाऊद को पराजित किया जो यहाँ पर मुल्तान का शासक था, और बाद में इस मुल्तान का जो उसने एक नया अधिकारी अपॉइंट कर दिया था, ये शायद आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। दाऊद को पराजित करने के बाद उसने यहाँ पर एक नया अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था सुखपाल। क्या नाम था? सुखपाल। ये सुखपाल कौन है? ये सुखपाल जो है एक्चुअली में जयपाल का पोता था और इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और इस वजह से इसने जो है यहाँ पर इसको अपॉइंट कर दिया और इसका नाम रख दिया गया था नौसा शाह। क्या नाम रख दिया गया था? नौसा शाह। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, दोबारा समझाता हूँ, देखिए, सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि आनंदपाल, पहले जयपाल का लड़का आनंदपाल के जो है दो बेटे थे। आनंदपाल का एक बेटा है जिसका नाम त्रिलोचन पाल है, जो वहाँ का राजा बनेगा, और एक बेटा था जिसका नाम था सुखपाल। सुखपाल जो है वो यहाँ पर आ जाता है। सुखपाल को उसने क्या किया? क्योंकि सुखपाल ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने सुखपाल को इनाम दिया और उसे मुल्तान का शासक अपॉइंट कर दिया। ठीक है, और क्योंकि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, इसलिए उसका नया नाम क्या पड़ गया? नौसा शाह। तो इस प्रकार उसने जो है मुल्तान में नौसा शाह को अपॉइंट किया, और नौसा शाह का वास्तविक नाम क्या था? सुखपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो है पांचवा आक्रमण उसने फिर से किया, किस पर? नौसा शाह। क्यों? क्योंकि नौसा शाह ने विद्रोह कर दिया, नहीं, सुखपाल को पराजित कर बंदी बना लिया, क्योंकि उसने उसकी अधीनता और इस्लाम धर्म दोनों को त्याग दिया था। अभी अभी बताया ना आपको, सुखपाल का नाम क्या हो गया था? नौसा शाह। लेकिन उसने क्या किया? अगले साल ही उसने क्या किया था कि उसने विद्रोह कर दिया था, इस्लाम धर्म को छोड़कर वो फिर से हिंदू धर्म में आ गया था। इसलिए जो है महमूद को गुस्सा आया और उसने पांचवा आक्रमण अपना किस पर कर दिया? पांचवा आक्रमण 1007 में उसने नौसा शाह पर किया, अर्थात सुखपाल पर किया, और उसे पराजित कर उसे दंडित किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कितने हमले हो गए? 5 हमले हो गए। ये स्टार्टिंग के कुछ हमले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लास्ट के इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत यहाँ तक है तो प्लीज़ बता दीजिए। 5 अटैक हो गए, अभी हमको और अटैक पढ़ने हैं बहुत सारे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई समस्या किसी को?
बोलिए भैया बोलिए। सब आप लोगों के भरोसे ही है। अगर आपको पसंद आएगा तभी तो ये क्लास चलेगी, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो क्लास कहाँ चलेगी। सब करता धरता मालिक आप ही हैं, तो मालिक बोलते रहिए, मालिक कमेंट करते रहिए, भैया कमेंट करते रहिए। तो ये कितने अटैक हो गए? 5 आक्रमण हो गए। अब हम लोग अगले आक्रमण की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को 17 आक्रमण पढ़ना है तो पढ़ा देता हूँ, नहीं तो आप कहो तो बीच में छोड़ देता हूँ। आप लोगों को 17 आक्रमण पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? 17 आक्रमण पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? महेश बेटा कल की क्लास देख लो, कल पूरा मैप में बताया था। अब देखो आगे क्या होने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 5वें आक्रमण के बाद 6वां आक्रमण उसने कहाँ किया, जरा ध्यान से सुनना। देखियो एक छोटी सी घटना घटती है और इस घटना को आप जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझेंगे तो आपको याद आ जाएगा, और इसके लिए मैं आपको मैप में ले चलता हूँ, ठीक है। कृपया जरा ध्यान से सुनना इस घटना को। अगर ये घटना आपने सुन ली तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो इस नए मैप में देखते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी हो जाएगा और वो दोबारा कभी उनको पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो ये राज्य मैंने अभी बनाया था, इस राज्य का नाम क्या था बच्चों? हिंदू शाही राज्य था या नहीं था? था कि नहीं था? हिंदू शाही राज्य था कि नहीं था? अब ये जो हिंदू शाही राज्य था, इस हिंदू शाही राज्य का राजा जयपाल के बाद कौन बन गया था? जयपाल के बाद यहाँ का राजा था आनंदपाल। अभी अभी आपको यही पढ़ाया ना? पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया बताइए पहले। जयपाल के बाद यहाँ का राजा कौन था? आनंदपाल, राइट? यही पढ़ाया अभी आपको, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है कि इससे पहले जब जयपाल यहाँ पर शासन कर रहा था तो जयपाल ने क्या किया था? इस समय 2 बड़ी बातें आपको याद रखनी है कि जब ये भारत में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, इस समय पूरे भारत में यहाँ पर राजपूतों का शासन चल रहा था। यानी क्या थे? राजपूत काल चल रहा था। कहाँ पर? पूरे उत्तर भारत में राजपूतों का शासन था। गुजरात में राजपूत थे, अजमेर में राजपूत थे, आपके कलचुरी शासक थे, आपके चंदेल शासक थे, आपके प्रतिहार थे, परमार थे, सब राजपूत ही राजपूत थे। तो क्या जयपाल ने राजपूतों से मदद मांगी थी? जयपाल ने भी राजपूतों से मदद मांगी थी और इसने राजपूतों का एक संघ बनाया था। क्या बनाया था? राजपूतों का संघ। और इस संघ का नेतृत्व एक्चुअली में इसी ने किया था, क्योंकि बनाने वाला यही था, जयपाल। तो राजपूतों का संघ का निर्माण किया था, जिसमें कई सारे राजपूत राजा शामिल हुए थे, जिसमें चंदेल भी थे, चौहान भी थे, कलचुरी भी थे, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी यह सफल रहा, क्योंकि इसे सही समय पर मदद नहीं मिल पाई और जयपाल हार गया। अब गद्दी पर कौन बैठा है? आनंदपाल। तो यही काम कौन करेगा? आनंदपाल करेगा। इसने भी क्या किया? राजपूतों का संघ बनाया। और इस राजपूतों के संघ में आप जानते इसने किसे किसे लिया था? इसमें चंदेल थे, इसमें परमार थे, इसमें चौहान थे, इसमें चालुक्य थे। आप समझ रहे हैं? इसमें चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, ये सभी राजा थे। अब इसने जो है समूह बनाया। इसने क्यों बनाया? क्योंकि इसने ये मदद ली थी राजपूतों से कि मेरे पिता को इसने जो है पराजित कर दिया और मैं हार गया हूं, और आप सभी लोग मेरी मदद कीजिए। किसके विरुद्ध? तो इसने मदद मांगी थी किसके विरुद्ध? तो उसका नाम था महमूद। अब महमूद आया और महमूद ने जो है गजनी से अटैक किया इस पर। कब? 1008 में। 1008 में जब इसने अटैक किया तो ये आनंदपाल की जो सेना थी और राजपूतों की जो संयुक्त सेना थी वो इसका सपोर्ट सही से नहीं कर पाई, यानी उसे प्रॉपर मदद नहीं मिली और ये हार गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? आप लोगों को ये समझ में आ गई? यानी पहले जयपाल ने राजपूतों का संघ बनाया, वो असफल रहा। फिर आनंदपाल ने राजपूतों की सहायता ली, परंतु वो भी असफल रहा। और 1008 में आनंदपाल पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद अब एक बात बताओ मुझे, जब यहाँ पर आनंदपाल युद्ध में हारा होगा, आप मुझे एक बात बताओ, जब आनंदपाल युद्ध में हारा होगा तो यहाँ से वो नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ तो कोई मदद करने वाला ऐसा कोई खास नहीं है। तो उसने क्या किया? इधर कश्मीर भाग गया। कहाँ भाग गया? कश्मीर। नाम सुना आपने? कश्मीर। कश्मीर में इस समय लोहार वंश का शासन था, लोहार डायनेस्टी का। तो यहाँ पर कश्मीर में लोहार वंश का शासन था और लोहार वंश के शासक का नाम था संग्राम राज। तो वहाँ कश्मीर भाग गया, संग्राम राज ने उसकी मदद की और महमूद गजनवी ने अगला हमला कर दिया कश्मीर के लोहार डायनेस्टी पर। परंतु
महमूद गजनवी उसे जीत नहीं पाया क्योंकि कश्मीर का जो मौसम था वो प्रतिकूल था, और इस प्रकार महमूद गजनवी को पहली जो असफलता हाथ लगी थी। अगर कभी पूछा जाए कि महमूद गजनवी की पहली पराजय, पहली हार, पहली असफलता कश्मीर के अभियान में थी। जितने लोगों को ये बात समझ में आ गई वो कमेंट करके बता दें, और जिसका कोई डाउट हो कृपया करके पूछ लीजिए। तो आनंदपाल कश्मीर भाग गया, जिसकी मदद की थी लोहार वंश के शासक संग्राम राज ने। संग्राम राज पर जब उसने हमला किया महमूद ने, तो महमूद जो है कश्मीर को जीत नहीं पाया, और कश्मीर की पराजय महमूद की पहली पराजय थी। तो महमूद की पहली पराजय कहाँ पर हुई? कश्मीर के अभियान में। ठीक है, किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है बच्चों? बताओ जल्दी, वक्त ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि महमूद के निशाने पर राजपूत आ गए, यानी राजपूतों ने उसकी सहायता की आनंदपाल की, तो अब उसके सारे पर कौन आ गए? राजपूत। अब वो क्या करेगा? जब उसकी सेना एंटर करेगी, देखो जब उसकी सेना एंटर करेगी तो क्या हिंदू शाही राज्य में कोई से रोक पाएगा? यहाँ नहीं रोक पाएगा। तो अब जो है वो कहाँ आएगा? वो राजपूतों के ऊपर हमला करने वाला है। तो बस इसके बाद उसका टारगेट राजपूतों पर होगा। क्या नाम है बेटा? चीकूमान। अच्छा, मेरा टांग खींच के नमस्कार, ऐसे ऐसे नमस्कार करते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे संस्कार है बेटा। ईश्वर तुम्हें खुश रखे और बहुत सारी जो है मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप अब जीवन में बहुत सफल हो और बहुत जल्दी जो है अपने लक्ष्य में सफल हो। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे जो है आगे की घटनाओं को देखने वाले हैं। कृपया उन घटनाओं को देखिए जी। इससे पहले उसने सुखपाल पर आक्रमण किया, तो अभी अभी तो पूरा बताकर आ रहा हूँ कि सुखपाल पर आक्रमण किया था। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हो? ये अभी अभी तो बताया। देखिए, 5वां आक्रमण उसने सुखपाल के विरुद्ध किया था। ठीक है, 5वां आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? सुखपाल के विरुद्ध किया था। 6वां आक्रमण उसने आनंदपाल के विरुद्ध किया। आनंदपाल महमूद से बचने के लिए क्या करता है? उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कालिंजर के चंदेल, कन्नौज के राठौड़ और अजमेर के चौहान राजाओं का संघ बनाता है, परंतु फिर भी वो जो है हार जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 7वां अटैक, ध्यान से सुनिएगा। वो कश्मीर वाला पॉइंट आप उसमें ऐड कर लेना, यहाँ पर लिखा नहीं है। महमूद ने 7वां आक्रमण जो है वो कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश पर किया था। नगरकोट मंदिर है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और इस पर आक्रमण किया और हिंदुओं ने नगरकोट में बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था, और इसी वजह से फरिश्ता के अनुसार महमूद 7 लाख स्वर्ण दीनार, 700 मन चांदी, देख लीजिएगा, 7 लाख सोने के सिक्के, 700 मन चांदी और हीरे, पन्ने, रत्न आदि बहुमूल्य जो मणियां हैं वो प्राप्त करके लौटा था। अब आपसे कभी पूछा जाए कि महमूद का पहला ऐसा अभियान जिसमें उसे बहुत सारा पैसा मिला था और पहला अभियान जिसमें उसने मंदिर को तोड़ा था, इस मंदिर को उसने ध्वस्त कर दिया था, तो वो है आपका 7वां आक्रमण जिसमें उसने कांगड़ा के मंदिर को तोड़ा था 1009 में। ठीक है, तो यहाँ पर मंदिर को तोड़ दिया और मूर्ति को तोड़ दिया, और इस अभियान में उसे जो है काफ़ी पैसा मिला था। देखिए, उसको जो है 2 ही अभियानों में सबसे ज़्यादा पैसा मिला। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा पैसा, वो है सोमनाथ, 20 लाख सोने के सिक्के। और पहला ऐसा अभियान जिसमें उसे बहुत सारा धन मिला था वो है कांगड़ा का नगरकोट मंदिर पर आक्रमण। 7 लाख सोने के सिक्के और 700 मन चांदी वो लूट कर ले गया। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए, कुछ बच्चे ज़बरदस्ती कमेंट करे जा रहे हैं। देखो, मैं भाई एक बात कहना चाहता हूँ,
जिन लोगों को सीरियस रहना वो सीरियस रहिए, जिनको टाइम पास करना उनको टाइम पास करने दीजिए। प्लीज़ आप लेक्चर पे फोकस कीजिए, बाकी आपका जो मन है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां आक्रमण देखिए जरा, 8वां आक्रमण महमूद ने कहाँ किया था? तो महमूद ने 8वां आक्रमण किया था 1010 में, और ये आक्रमण उसने किया था, महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया था, क्योंकि वहाँ का जो विद्रोही शासक था मुल्तान, उसको पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था, वो दोबारा उसने पराजित कर दिया था दाऊद को। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, हमारा 1 घंटा हो गया है, हमारा क्लास का टाइम हो गया। मैं चाहता हूँ बाकी का जो इसके आगे के जो आक्रमण है मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। 7 आक्रमण आज हमारे कंप्लीट हो गए। इससे आगे का पार्ट में कल आपको 5 से 6 पढ़ाऊँगा। ठीक है, याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा आगे का कल पढ़ाऊँगा आपको। अब जो लोग मेरी अनअकैडमी पर फ्री क्लास देखना चाहते हो उनको थोड़ा सा सजेशन है, देख लीजिए। अगर आप MBBSC और व्यापम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास अनअकैडमी लाया एक बेहतर ऑफ़र है, देख लीजिए वो ऑफ़र क्या है कि अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस देखते हैं तो यहाँ पर आपको वीकली 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं। एक एडवांटेज ये मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, फ्री लाइव क्विज मिलते हैं, 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट आपको करवाए जाते हैं, तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। MBBSC T20 सीरीज चल रही है, जिसमें पर डे आप 20 मिनट में 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सीरीज़ मंडे टू फ्राइडे चलती है 8 PM पर, और इसका एनालिसिस किया जाता है 8:30 पर। MBG के ब्रह्मा सीरीज चल रही है, ये अंशुल तिवारी सर के साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, देन आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, MBBSC एवं व्यापम कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आपको एक रेफरल कोड डालना है हरी10। अगर आप ये रेफरल कोड डालेंगे तो आप जो है मेरी फ्री क्लासेस को देख सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश का इतिहास डेली फ्री पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अगर आप MP की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, तो ये डेली फ्री पढ़ा रहा हूँ। 12 बजे क्लास है, अनअकैडमी प्लस पर फ्री रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और आप ये रेफरल कोड डाल के हरी10, 12 बजे डेली जो है मध्य प्रदेश का इतिहास रहता है, 12 PM पर फ्री क्लास में रहता है, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, आप अपने फेवरेट टीचर से लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर लर्निंग मिलेगी, डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट बैच कोर्सेज मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, पोल कमेंट्स एंड क्विज करवाए जाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एक ही सब्सक्रिप्शन लेने पर आप उस कैटेगरी के सभी टीचर से पढ़ सकते हैं, यानी आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया और आप सबसे पढ़ सकते हैं। PDF में सारे आपको नोट्स मिलते हैं। 28 जुलाई से एक इम्पॉर्टेंट बैच शुरू हुआ है। ये बैच जो है 8 महीने का फाउंडेशन बैच है। प्री और मेंस का पूरा सिलेबस MBBSC का इसमें करवाया जाएगा, साथ में इसमें आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभी अभी स्टार्ट हुआ है 28 को। 29 से एक और बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का नाम है लक्ष्य MBBSC प्रीलिम्स 2021 GS की पूरी तैयारी इसमें आपको करवाई जाएगी। 120 दिन का बैच है और ये 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा एक NCERT का पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है और इस बैच की शुरुआत जो है वो हो रही है 30 जुलाई से। तो अगर आप प्रीलिम्स 2021 के लिए तैयार करना चाहते हैं तो ये बैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक MBBSC मेंस GS पेपर 2 का जो है पार्ट B हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखिए, जितने लोग भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके पास ये अंतिम और आखिरी मौका है, क्योंकि बस 1-2 दिन में फीस बढ़ने वाली है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपको ये रेफरल कोड याद रखना है हरी10, और इस रेफरल कोड के माध्यम से आप जो है अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इस रेफरल कोड को याद रखिए, इससे आपको 10% का डिस्काउंट आपके रेफरल अमाउंट पर मिलेगा। ठीक है, एक और बात, सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी बात यह है कि यदि अभी आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको 3 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें 2 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। 24 महीने पे 3 महीने अतिरिक्त हैं और 12 महीने पे 2 महीने अतिरिक्त हैं। फाइनली जो फीस है वो कितनी है, देखिए फीस का सिंपल सा, देखिए 24 महीने की जो फीस है वो है 12,800 रुपये और 12 महीने की जो फीस है वो है 8,800। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसमें आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, MBBSC प्री का, मेंस का, MPSI जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का। हरी10 ये रेफरल कोड है, आप इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आपके पास ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, तो आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। बस ये रेफरल कोड याद रखिएगा हरी10।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल सेम टाइम पर हम दोबारा मिलेंगे 5 से 6, ठीक है। तो कल हम लोग 5 से 6 मिलेंगे। अब अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग जो है बता दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ। नहीं बेटा महेश गुर्जर, आपको आंसर राइटिंग और सब कुछ जो है वो प्लस पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप महेश, अगर आप प्लस पर पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर कोर्स मिलेगा आंसर राइटिंग के साथ। यहाँ पर केवल फैक्चुअल और स्टोरी आपको मिलेगी, यानी वनडे एग्जाम के लिए। पुष्पा, इसी चैनल पर डेली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली 5 बजे क्लास रहेगी, ठीक है महेश सर। बेटा महेश आपको जवाब दे दिया सर, चलिए ओके। महेश बता दिया आपको। अनअकैडमी पर आप मेरी क्लास सर्च कर सकते हो मेरे नाम से। चलिए, एमपी हिस्ट्री की 3 क्लासेज हो गई रीता, एमपी हिस्ट्री की 3 क्लासेज आज 3 हो चुकी हैं, याद रखिएगा। मिडेवल, मॉडर्न और आंसर राइटिंग के हिसाब से महेश आप प्लस पर पढ़िए। बेटा महेश आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं, आपका मन है, अगर आपको लेना है तो कर लीजिए, कोई ज़बरदस्ती थोड़े है। लेकिन अगर आप मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको प्लस पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग के साथ आप अनअकैडमी प्लस पर आपका स्वागत है, वहाँ पर पूरा सिलेबस आपका करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 5 से 6 दोबारा मिलेंगे इस कोर्स में। एक आखिरी चीज़ है, अगर वाकई आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट करके जाइएगा, चैट में नहीं, लेक्चर के बाद कमेंट करके बताइएगा। और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आगे आपको और अच्छे से पढ़ने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है महेश, आप ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल मिलते हैं 5 से 6। थैंक यू।